हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट ऑफ सेलिंग स्टॉक्स समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टॉक्स जो हमारी पोर्टफोलियो में है उसे कब बेचना है, उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि लॉट ऑफ लिटरेचर जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि किसी शेयर को कब खरीदना है। हार्डली कोई ऐसी बुक है या कोई लिटरेचर है जो हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हमें शेयर जो हमारे पोर्टफोलियो में है उसे कब सेल करना है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि बाइंग इज ओनली हाफ द जॉब, बाकी मॉनिटरिंग करना उस शेयर की और गेटिंग द सेलिंग पार्ट राइट, कि राइट टाइम पे हम उस शेयर से एग्जिट होना इन्वेस्टर को सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए इन लॉन्ग रन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वास्तव में हम जिन भी निवेशकों या अपने कलीग से भी बात करते हैं वे सभी स्टॉक सेलिंग के टाइम में ही संघर्ष में रहते हैं। मेरा मानना है कि प्राथमिक कारणों से जब हम किसी स्टॉक से जुड़ जाते हैं तो हम अपना फोकस खो देते हैं और वास्तव में हम उन स्टॉक्स में जिसमें हम डिसप्रोपोर्शनेट गेन प्राप्त कर लेते हैं या ऐसे स्टॉक्स जिसमें हम लॉस में चल रहे हैं, उन स्टॉक्स में हम सेल करने में गलती करते हैं। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम एक फ्रेमवर्क जानने की कोशिश करेंगे कि किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है जिस टाइम में हमें स्टॉक से एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टॉक्स और शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है उसे सेल करने का जो पहला इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है व्हेन बिजनेस गॉट डिस्टर्बटेड। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हर स्टॉक हर शेयर के पीछे एक कंपनी होती है और हर कंपनी के पीछे उसका एक बिजनेस होता है। अगर उस कंपनी का बिजनेस ही डिस्टर्ब हो जाए तो हमें उन कंपनी उस शेयर उस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि पहले की कंपनी है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, जो कि ओनर है रेडियो सिटी की। 2017 से पहले रेडियो जो है एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था एडवर्टाइजिंग का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि 2017 के बाद में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये एडवर्टाइजिंग की मेन सोर्स बन गए। रेडियो सिटी पेपर जो फिजिकल माध्यम थे एडवर्टाइजिंग के, उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत ही कम हो गया। तो हम देखते हैं कि रेडियो सिटी का जो शेयर प्राइस है 2017 में लगभग 79 to 80 रुपीज़ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में उसका प्राइस हम देखते हैं तो लगभग 25 रुपये के आसपास है, 25 रुपीज़ के आसपास है। क्योंकि 2017 के बाद में उसका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ही रिड्यूस हुआ। तो हम जानते हैं कि जैसे किसी कंपनी का जो ग्रोथ है, कुछ रेवेन्यू में जो राइज या फॉल है, उसका जो शेयर प्राइस भी उसी तरह फॉलो करता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि रेडियो सिटी का जो शेयर प्राइस है उसमें मोर देन 50% का करेक्शन आ गया है। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों हम सेकंड कंपनी ईस्टमैन कोडक की बात कर लेते हैं, जिसे हम कोडक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। यह कंपनी 1892 में इस्टेब्लिश की गई थी और यह कंपनी 1970 तक एनालॉग डिजिटल फोटोग्राफी में एक डोमिनेंट मार्केट शेयर गेन कर चुकी थी और डोमिनेंट पोजीशन में थी दोस्तों। लेकिन 1972 में डिजिटल फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्टर्ब होना चालू हुआ। कोडक जो कंपनी है वो रेजर एंड ब्लेड बिजनेस प्लान पे काम करती है, जहाँ पे आप कस्टमर को एक स्मॉल मार्जिन पर रेजर सेल कीजिए। जब कस्टमर रेजर खरीद लेता है तो ब्लेड बार बार खरीदता है और ब्लेड को हायर मार्जिन पर और हाई प्रॉफिट मार्जिन पर आप सेल कीजिए। कोडक का जो प्लान था कि कैमरे को आप अफोर्डेबल प्राइस पे सेल करो और उसकी जो कंज्यूमेबल्स हैं जैसे फिल्म और प्रिंटिंग शीट्स जो है एसेसरीज को हाई प्रॉफिट मार्जिन पर सेल करना। लेकिन दोस्तों 1972 में जब डिजिटल फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई तो जो एनालॉग फिल्म और प्रिंटिंग शीट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और इस कंपनी का जो रेवेन्यू बहुत हाईली डिक्लाइन हुआ दोस्तों। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस भी इसके रेवेन्यू की तरह डिक्लाइन होना चालू हुआ। तो इन दोनों एग्जांपल से हम यह जान लेते हैं कि जब भी किसी भी कंपनी, किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक्स का बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो हमें उन कंपनी, उस स्टॉक, उस शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, किसी स्टॉक्स, किसी शेयर को सेल करने का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है व्हेन रीजन फॉर बाइंग स्टॉक्स आर नो लॉन्गर वैलिड। जब भी हम कोई शेयर, कोई स्टॉक्स लेते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक, एक प्रोसेस, एक थॉट होता है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, उनका कहना है कि जब भी हम कोई कंपनी या कोई शेयर लेते हैं
तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो बिजनेस किस तरह से है। अगर कोई बिजनेस सिक्लिकल है तो जब वो ख़राब कर रहा है, ख़राब परफॉर्मेंस है, तो हमें वेट करना चाहिए। जब उसका परफॉर्मेंस बेटर हो तभी हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, और वो कंपनी जब टेरिफिक रिजल्ट दे रही है तो हमें उससे एग्जिट हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह ग्रोथ स्टॉक है तो हमें उस कंपनी, उस शेयर में तब तक वेट करना है जब उसमें प्रॉफिट, उसमें फ्री कैश फ्लो आना चालू हो जाए। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि उन्होंने वॉलमार्ट में जो पोजीशन लिस्टिंग के 10 साल बाद लिया, उसके बावजूद भी वो 500 टाइम्स उन्होंने पैसा बना के दिया इस कंपनी ने। तो दोस्तों ये ग्राफ जो है वो टाटा स्टील का 2006 से 2022 तक प्राइस मूवमेंट का ग्राफ है दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि जो टाटा स्टील एक सिक्लिकल कंपनी है, ये सिक्लिकल बिजनेस कैरी करती है दोस्तों, तो इसका जो प्राइस का मूवमेंट भी है वो भी सिक्लिकल है। किसी भी सिक्लिकल कंपनी में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो जब उसका पी बहुत हाई है तभी हम उसमें पोजीशन बनाना चाहिए, और जब उस कंपनी में पी अपने लोवेस्ट पोजीशन पे आ जाए और उसकी अर्निंग मैक्सिमम हो, उसी टाइम से हमें उस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह हम थर्ड इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो पीटर लिंच की वंस अपॉन ए टाइम वॉल स्ट्रीट जो बुक है, इससे लिया गया है। ये हाई ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हाई ग्रोथ कंपनी और हाई वैल्यूएशन के टाइम में अगर लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में इंटर करती है तो उसके शेयर प्राइस में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आता है दोस्तों। और एक डेडली कॉकटेल तब बनता है जब कंपनी का पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन कंबाइंड हो जाते हैं और सेम टाइम पे ही पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन होता है, तो उसके बाद में कंपनी में डी ग्रोथ होता है और उसके शेयर प्राइस में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आता है। इसको ट्रैक करने का जो मेन पैरामीटर्स हैं वो हिस्टोरिक ईबी या ईबिटा मल्टीपल्स है, जिसे हम पी रेशियो से भी हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी कंपनी में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो उसके पी रेशियो को उसके हिस्टोरिक पी एवरेज से ज़रूर कंपेयर करना चाहिए। अगर उसका पी जो है उसके हिस्टोरिक पी से बहुत ही ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूएशन में है कंपनी, और उस कंपनी से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए दोस्तों। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अडानी टोटल गैस का पी ग्राफ है। तो हम इस देखते हैं कि इस शेयर का जो मीडियन पी है वो 56.3 है, लेकिन प्रेजेंट में इस कंपनी का जो पी चल रहा है वो लगभग 350 है दोस्तों। तो देखते हैं कि अपने मीडियम पी से बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो अगर ये कंपनी जो है आगे चलकर डी ग्रोथ फेस में आती है तो इसके शेयर प्राइस में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ सकता है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी जो बहुत हाई पी पे चल रही हैं, जैसे अभी अडानी स्टॉक्स जितने भी हैं, अगर हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं दोस्तों तो इनके आगे चल के अगर जब भी डी ग्रोथ इसमें होगा तो इनके शेयर प्राइस में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ सकता है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक और किसी भी शेयर को सेल करने का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वो है कि बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका कहना है कि अगर दो कंपनीज हैं ए और बी, अगर बी जो है वो बेटर वैल्यूएशन पे, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे और सेम ग्रोथ फेस में है, तो हमें बी में पोजीशन बनानी चाहिए ए को बेचकर दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क को दोस्तों मिस्टर वॉरेन बफेट के ही स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आईबीएम की जो कंपनी के बैलेंस शीट को 50 साल तो लगभग उसको पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस कंपनी के शेयर प्राइस और उसके रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत ही कम हो रही थी। तब उन्होंने 2017 में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये कंपनी जो है अब डी ग्रोथ फेस में जाने वाली है। उसके बाद 2017 में इन्होंने इस कंपनी को सेल करके 2018 में उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया, जो रेडिकुलरली चीप प्राइस, जो चीप था लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं था। ऐसी कंपनियों को बेचकर, ऐसी कंपनी जो चीप थी और डोमिनेंट और हाई ग्रोथ फेस में थी, उस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं आईबीएम और एप्पल कंपनी का 2016 से लेके अभी तक का, तो जब भी उन्होंने एप्पल को ख़रीदा था तो उसका जो शेयर प्राइस में जो चेंजेस है मोर देन 4x 5x हो गया है, जबकि आईबीएम में का जो शेयर प्राइस है वो निगेटिव डिक्लाइन में है, -19%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है किसी भी स्टॉक और शेयर को सेल करने का दोस्तों, द फैक्टर रिस्क इन फॉर्म ऑफ सेक्टोरल और स्टॉक्स एलोकेशन। जब भी किसी भी स्टॉक्स या किसी भी सेक्टर में आपका एलोकेशन मोर देन 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो हो जाता है तो हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि एक बियॉन्ड ए पॉइंट ये किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक्स के बारे में हम
इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते और उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर उस सेक्टर या उस स्टॉक्स में कोई भी हेडविंड आता है और उस शेयर प्राइस में ड्रास्टिक चेंज आता है तो उसका इफेक्ट जो हमारे पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमें उसे एक कैप लगा के रखना चाहिए कि उससे ज़्यादा अगर उस सेक्टर या उस शेयर का एलोकेशन होता है तो हमें उस कंपनी में सेल करके उन शेयर को उन स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए जहां पर हमारा एलोकेशन कम है या जहां पे आगे चल के ग्रोथ आ सकती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो भी स्टॉक्स जो भी शेयर हमने अपने पोर्टफोलियो में रखा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग्स, इसमें भी हमें स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस या प्राइस करेक्शन स्टॉप लॉस हमें उसमें लगा के रखना चाहिए। तो पहले हम टाइम स्टॉप लॉस के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करते हैं दोस्तों। जैसे कोई बिजनेस हमने बाई किया है तो हम देखते हैं एक उसके पीछे हमारा एक थीसिस होता है कि इसके रेवेन्यू ग्रो इस तरह से होता है, और अगर हम देखते हैं कि उसके 4 से 8 क्वार्टर में उस रेवेन्यू में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो हमें उन कंपनीज उन सेक्टर से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरे सेक्टर दूसरे कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हम प्राइस करेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि कोई भी हमने शेयर खरीदा है और उसमें अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है दोस्तों, अगर उस कंपनी में डीग्रोथ आती है या कोई भी चेंजेस आते हैं और उसके शेयर प्राइस में करेक्शन होने लगता है तो हम उनके टॉप से 30% का एक कैप लगा के हमें रखना चाहिए और उतना करेक्शन आने के बाद हमें उसे एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टाइम करेक्शन है, तो हमें उसको वेट करना चाहिए और फिर जब प्राइस मूवमेंट अपवर्ड हो तब हमें फिर से उसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए दोस्तों। लेकिन हमें प्राइस करेक्शन में भी एक कैप लगा के रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमने इस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क स्टॉक सेलिंग के लिए जो समराइज़ किया है उसमें से आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं या आगे चल के आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करने का प्रयास करेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।